एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा क्या है? सुरेंद्र पाल सिंह टीटी राजस्थान के इतिहास के पहले मंत्री रहे जिन्हें विधायक बनने के पहले ही मंत्री पद मिल गया, लेकिन शपथ लेकर इस्तीफा देने वाले भी वो पहले मंत्री बन गए। श्रीगंगानगर के करणपुर विधानसभा चुनाव में हुई उनकी हार इसका कारण है। टीटी को हार के तुरंत बाद इस्तीफा देना पड़ा, जिसे राज्यपाल ने मंजूर किया। टीटी केवल 9 दिन के लिए मंत्री रहे। उन्हें विभाग में मिल गए थे, लेकिन पदभार ग्रहण नहीं कर सके। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कही है। कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह कुन्नर को 94,738 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 83,667 वोट मिले। शुरुआती 2 राउंड में आगे रहे टीटी तीसरे राउंड से लगातार पिछड़ते गए और आखिरकार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के प्रत्याशी रूपिंदर सिंह कुन्नर को 94,950 वोट मिले। उनकी 11,283 वोटों से जीत हुई। गौर करने वाली बात यह है कि कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह को 11,940 वोट मिले, जो कि बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के हार के अंतर से 657 वोट ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसके अलावा कुछ निर्दलीय हैं जिनको कि 1000 से 500 के करीब वोट मिले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है कि करणपुर में चुनावी परिणाम के सियासी मायने क्या है। क्या कांग्रेस की ये जीत और बड़ी हो सकती थी क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी 10,000 से वोट मिले, या बीजेपी के हार की वजह आम आदमी पार्टी है, या अन्य फैक्टर? सत्ताधारी बीजेपी की हार और इस परिणाम के क्या कारण है? क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार रही? चुनाव परिणाम से पहले टीटी को मंत्री बनाने से क्या जनता नाराज हुई? किसान बहुल क्षेत्र ने टीटी पर विश्वास क्यों नहीं किया, जबकि नहर और सिंचाई का महकमा उन्हें दिया गया था? क्या चुनाव में पड़ोसी राज्य पंजाब के हवा का भी प्रभाव रहा है? तो इन सब चीज़ों पर आज के मुद्दा में हम चर्चा करेंगे कि क्या वजह हुई कि बीजेपी जो है ये सीट हार गई है। अब नहरी क्षेत्र के सियासी समीकरणों को देखें तो श्रीगंगानगर की 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। बीजेपी केवल 2 पर ही विधायक है। हनुमानगढ़ की 5 में से 3 सीटों पर कांग्रेस विधायक जीते हैं, जबकि केवल 1 सीट पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय है। पंजाब से लगते दोनों जिलों की 11 सीटों में 7 पर कांग्रेस का कब्जा है, 3 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय है। हालांकि इससे उलट बीकानेर की 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास है। केवल 1 सीट नोखा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी जीत के आई है। तो ये जो है ये समीकरण है। जिले की अन्य सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। तो इन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या क्या मायने हैं इस हार के। तो हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर हेमंत गोयल हैं, राजनीतिक विश्लेषक सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुबारक जो है हमारे सहयोगी जयपुर से, और नीरज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आप इस चुनाव के परिणाम को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए सर, श्री करणपुर के चुनाव में मोटे तौर पर 5 फैक्टर लेके चलता हूं जिनकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पहला सबसे बड़ा फैक्टर तो सिंपैथी कार्ड जो कांग्रेस ने खेला वो उसके लिए बहुत फिट साबित हुआ। और सिंपैथी कार्ड इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राजीव गांधी को आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी के निधन के बाद वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए और प्रधानमंत्री बने। अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान, अशोक गहलोत सरकार के दौरान दीप्ति माहेश्वरी, जिनकी माताजी राजसमंद से एमएलए थी, बीजेपी की बड़ी दिग्गज नेता थी, उनके निधन के बाद दीप्ति माहेश्वरी को सहानुभूति लहर के चलते एमएलए वो बन गई थी। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था और कांग्रेस ने इसको बहुत मजबूती से भुनाया। स्वर्गीय कुन्नर की पत्नी ने झोली फैलाकर वोट मांगे, बेटे ने अपने पिता के नाम पर वोट मांगे, अशोक गहलोत ने चुनावों से पहले मार्मिक अपील करी, ये तमाम बातें हुई। इसके अलावा जो बीजेपी की प्रत्याशी थे टीटी, उनके खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर सामने आया। वो
उनको 7वीं बार बीजेपी ने टिकट दिया, वो 2 बार मंत्री रहे, महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 के चुनावों में उनको कांग्रेस के प्रत्याशी कुल्लर ने 28,000 के बड़े मतों के अंतर से वो तीसरे नंबर पे थे। बल्कि यहां पर तो जो हराया उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ने, वो तो निर्दलीय प्रत्याशी प्रतीक सिंह को हराया। लेकिन गोयल सर माफी चाहता हूं, बीजेपी ने गोयल सर माफी चाहता हूं, ये सारे फैक्टर तो बीजेपी ने फैक्ट इन किए होंगे ना। बीजेपी ने जब इनको उतारा, मिनिस्टर भी बनाया, उस वक्त भी हमने बात की कि ये शायद पहला मौका है कि आपने पहले मिनिस्टर बना दिया, विभाग दे दिए, उसके बाद विधायक बन। बीजेपी ने भी ये सारे फैक्टर फैक्ट इन किए होंगे। निश्चित रूप से किए, लेकिन फिर भी बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में रही। उनके बीजेपी आलाकमान के पास इस तरह का फीडबैक था कि यहां पर सिंपैथी कार्ड चल सकती है कांग्रेस, और सिंपैथी वेव यहां हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसीलिए उन्होंने चुनावों के बीच में ही इनको टीटी को मंत्री बनाया। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर जहां पर यह था, क्योंकि श्री करणपुर पंजाब से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, तो पंजाब के जो फैक्टर है वो भी यहां पर लागू होते हैं। और यहां पर सिख जट जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। तो एक तो जो चिरंजीवी योजना को लेकर बड़ी अलग तरह की स्थिति राजस्थान में बन गई है। हालांकि सरकार ने उसके आदेश जारी नहीं किए कि चिरंजीवी योजना हमने बंद कर दी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी तक भी चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर था। दूसरा, जो फूड पैकेट हैं वो भी लोगों को देरी से मिल रहे हैं। तो करणपुर के क्षेत्र के लोगों में ये बात घर कर गई कि जो अशोक गहलोत ने फ्री योजनाएं चलाई वो बीजेपी सरकार बंद कर सकती है। इसके अलावा जो पहलवानों का अपमान हुआ वो भी यहां पर एक फैक्टर बन गया। जो किसान आंदोलन था वो भी यहां पर फैक्टर बन गया। और इसके अलावा जो खालिस्तान जैसी जो भावना, जो आंदोलन जो है, वो भी यहां पर एक बड़ा फैक्टर जरूर सुनील कौशिक जी के पास जाना चाहूंगा। गोयल सर, सुनील कौशिक जी के पास चलते। कौशिक जी, यहां पर एक और पेंच है। जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है उसको जीत के अंतर से 800 वोट ज्यादा मिले हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी ने जो स्पॉइलर की भूमिका निभाई, क्या वो बीजेपी को हार्म कर गई यहां पे? नहीं, देखो, मैं तो इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है तब से वहां के कुछ वरिष्ठ चेहरे, जैसे संगठन महामंत्री हो चंद्रशेखर जी, प्रचारक हो निम्माराम जी, सीपी जोशी साहब जो हों वहां के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों से मेरी वार्ता हुई, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं लोग, वार्ता नहीं हो पा रही है इन लोगों से। तो जो कार्यकर्ता होता है, निश्चित तौर से आपकी रणनीति होती होगी, लेकिन कार्यकर्ता आपके निर्देशों पर या आपकी ठोस रणनीति जो बनती है उस पर काम करता है। वही कार्यकर्ता जब सरकार बन जाए और सरकार बनने के बाद आपको 2 मिनट उनसे मिलने का समय नहीं हो, सीपी जोशी हो या निम्माराम जी हो, निम्माराम जी तो कहने को आ रहा है कि किसी के फोन तक नहीं उठाए जा रहे हैं वहां पर। तमाम वहां ऐसी नियुक्तियां वहां होनी थी। तो जहां करणपुर विधानसभा की बात है, या वहां के आप जिलाध्यक्ष से बात करें या वहां के विधानसभा अध्यक्ष से बात करें या बूथ तमाम अध्यक्षों से बात करें, निश्चित तौर से उन्होंने वहां सक्रिय होकर वो भूमिका का निर्वहन नहीं किया। तमाम 1 दर्जन नाम ऐसे गिना सकता हूं जो ऐसे नेता हैं जो सरकार आने के बाद जो उनको एक संदेश देने का प्रयास कार्यकर्ताओं के बीच करना चाहिए था, वो वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। और जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का चयन किस आधार पर किया गया, या आपने वहां उस जिले के पदाधिकारियों से वार्ता की, समन्वय बैठाने का प्रयास किया, या केवल और केवल मेरे पास जो सूत्र हैं, बिना संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी को विश्वास में लिए बगैर, जो उनके क्षेत्रीय प्रचारक राजस्थान के हैं निम्माराम जी, उन्होंने वीटो पावर से 2-3 सीटें और हैं जहां 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 निम्माराम जी की बड़ी भूमिका वहां रही। तो जो वहां चीजें निकल के आई या जहां जहां मेरी वार्ता हो रही है, निश्चित तौर से मान के चलिए कि जो समन्वय बिठाने का काम सत्ता और पार्टी के बीच में होता है वो निश्चित तौर से हो पा रहा। ये 1 महीने में दिख गया। बहुत तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं और उन्होंने ये कहा इलेक्शन से पहले भी, वोटिंग से पहले भी, जिता के दिखाएं प्रत्याशी को। क्या इस बात का संदेश वहां उन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा था? क्या केवल यही संदेश था कि मोदी जी के चुनाव में उतरने से ही चुनाव जीत जाएंगे? ये जो आपने ले लिया, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस बात पर जरूर चर्चा होनी चाहिए।
नीरज के पास चलते हैं। मुबारक भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, ये भी दो पहलू बताए, गोयल साहब ने भी बताया, कौशिक जी ने भी बताया, लेकिन हम जो आंकड़ों की बात करते हैं, जब हम टेबल पर आंकड़े देखते हैं तो आंकड़ों में हमें साफ दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी एक फैक्टर है बीजेपी के हार के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो जितने जीत का अंतर है उससे ज्यादा वोट मिले हैं। निश्चित रूप से बाबा, जो सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, वैसे भी गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों के हमने आपको सियासी समीकरण में बताया कि कितने कितने विधायक वहां कांग्रेस पार्टी के हैं। तो बीजेपी से ज्यादा जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के क्षेत्र के अंदर पहले ही जीत के आए, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक जो है, जो सिख समाज है, इसके लोग काफी बड़ी तादाद में है, बाहुल्य सीट है, और उन्हीं लोगों में से प्रत्याशी जो है खड़े हुए थे। दूसरा, पड़ोसी जो प्रदेश है पंजाब, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, और आम आदमी पार्टी और दूसरा जो पंजाब है उसकी हवा भी क्षेत्र के अंदर हावी थी, क्योंकि राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ किसान बाहुल्य क्षेत्र हैं, और पिछले दिनों जो 3 केंद्रीय कृषि कानून आए थे उसको लेकर के किसानों की एक बड़ी नाराजगी देखने को मिली थी। बाद में केंद्र सरकार ने वो 3 कृषि कानून भी बाद में वापस लिए, लेकिन वहां पर जो अभी भी माहौल जो है वो सुधर नहीं पाया है, यानी लोगों के अंदर जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं दूर नहीं हो पाई है। इसको भी इससे देखा जा सकता है कि पहले पंजाब के अंदर जो है वहां आम आदमी पार्टी की सरकार आई, बीजेपी वहां सरकार नहीं बना सकी। दूसरा, राजस्थान में उससे लगता हुआ जो क्षेत्र है, यहां पर फिर जो है हार का मुंह देखना पड़ा। कहीं ना कहीं रणनीति का इसमें फेलियर हो सकता है, लेकिन एक हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, क्योंकि उनके पिता गुरमीत सिंह कुन्नर पूर्व में यहां से विधायक रह चुके थे, और उनके निधन होने के बाद सहानुभूति की एक लहर थी, और पिछले चुनाव के लगातार जो ट्रेंड देख रहे हैं तो सहानुभूति लहर चली है। जिसको भी सहानुभूति लहर में टिकट मिला वो चुनाव जीत करके आया है। लेकिन नीरज, इसका एक पहलू तो ये भी हुआ ना कि जो जीत है, यदि आम आदमी पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती तो इस कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तो 20,000 से ज्यादा वोट बाबा, जो 11,000 से ज्यादा वोट जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी पृथ्वीपाल ले गया, तो निश्चित रूप से इसके अलावा कुछ अन्य जो प्रत्याशी थे उनको देखेंगे 500, 700, 1000, 800, नोटा को भी 1000-1100 करीब वोट मिले। कुल मिलाकर के जो सारा ही वोट बैंक अगर हम कलेक्शन करके देखें तो एक बड़ी हार बता रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी की इसके कारण हुई है। यदि वो प्रतिपाल खड़े नहीं होते तो शायद हालात आज कुछ और हो सकते थे, महज कुछ वोटों से सही, लेकिन ये माना जा सकता था कि वोट जो है वो बीजेपी के अंदर ट्रांसफर हो सकता था। हालांकि ये एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल है कि वो दोनों तरफ से एनालिसिस होनी चाहिए, वो कांग्रेस में जाता, बीजेपी में जाता, लेकिन वो वोट बढ़ता जरूर। मुबारक के पास चलते हैं। मुबारक, लोग क्या बातें कर रहे हैं, आप जो लोगों से मिलते हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने स्पॉइलर की भूमिका निभाई? पंजाब के बॉर्डर का जो क्षेत्र था, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या ये सब भी इसको हमें इस तरह से जोड़ के देखना चाहिए? बाबा देखिए, बीजेपी का सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये एक असफल प्रयोग हम कह सकते हैं। सरकार बनने के बाद, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी का ये पहला असफल प्रयोग रहा, क्योंकि जैसे ही ये चुनाव हुए, इस चुनाव में बीजेपी की अगर कमियों की हम बात करें कि आखिर हार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, जिनको लेकर आम आदमी और भाजपा के कार्यकर्ता चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसी के पक्ष में जो है वोटों का निर्णय हो जाता है, सरकार की पक्ष में जनता वोट करती है। लेकिन आखिर करणपुर की जनता ने क्या सोचकर वोट किया, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए भी एक मिसाल है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से भावनात्मक रूप से पब्लिक ने वोट किया है। साथ ही बीजेपी की क्या कुछ कमियां रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से पूर्व में जो आप लोग बात कर रहे थे उसमें ये निकल कर आ रहा था कि भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो संघ के पदाधिकारी हैं, वो लोग कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पा रहे। जिस तरह की जिम्मेदारी उनको करणपुर में निभानी थी वैसी नहीं निभा पाए। दूसरी ओर कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वो लगातार जो जुमले 2014 के बाद से जिस तरह के देश भर में जो जुमलों की बातें चलती है, जुमलों पर सरकारें बदल जाती है, चाहे वो 15 लाख की बात हो या वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, तमाम ऐसी चीजें जो जुमलों के आधार पर जनता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोटिंग प्रतिशत बदल जाता है, मूव कर जाता है। तो वैसी स्थितियां ही करणपुर में नजर आई कि डोटासरा ने जब सरकार बनी तो वहां एक मंच से एक भाषण दिया कि ये तो पर्ची वाली सरकार है। एक तरफ भावनात्मक मैसेज, दूसरी तरफ सरकार पर निशाना। और जो बीजेपी के बड़े नेता थे वहां जिस तरह की जो रणनीति बनाकर जो रैलियां करनी थी, सभाएं करनी थी, या आम जनता से जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी थी, कहीं ना कहीं उसमें कमियां रही और लोग सेल्फी खिंचाने में व्यस्त रहे। मंत्री बनने के बाद शुभकामनाएं देने में व्यस्त रहे।
ये तमाम वो कारण रहे जिनके कारण बीजेपी को वहां 11,000 से ज्यादा की जो बड़ी हार है वो देखने को मिली। और एक और बात मैं यहां कहूंगा कि जो करणपुर सीट पर जिस तरह का दाव बीजेपी ने खेला, कहीं ना कहीं ये पहली बार जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद मंत्री पद मिला और मंत्री पद मिलने के बाद भी अगर हार जाती है तो ऐसे में जनता के बीच में बड़े सवाल उठते हैं। कार्यकर्ता जब लोगों के बीच जाएंगे तो ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर मंत्री तो आपने बना दिया लेकिन विधायक नहीं बना पाया आप। जरूर जरूर मुबारक, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद हेमंत जी और सुनील जी के पास चलेंगे। नीरज भी हमारे साथ बने हुए, मुबारक भी है। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम जरूर इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर है या नहीं है। वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हार हुई है बीजेपी की, उसके क्या मायने हो सकते हैं। हेमंत जी, क्या ये हार हम कहें कि ये एक हार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इस पर कोई एक थिंकिंग करने की जरूरत है बीजेपी को? क्या आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर है? क्या ये हार कुछ किसी और इशारा करता है 2024 के चुनाव में, यदि ये बॉर्डर एरिया की ही बात करें तो? नहीं, देखिए, ये कोई साधारण हार नहीं है। आप मान के चलिए कि जब बीजेपी सत्ता में है उसके बावजूद भी 249 जो टोटल यहां पर पोलिंग बूथ थे, उनमें से केवल 72 बूथ पर बीजेपी बढ़त बना पाई है। और वो क्षेत्र, वो इलाके जो बीजेपी की बढ़त वाले इलाके थे, उन इलाकों में भी बीजेपी ने बड़ी सभाएं करवाई, फिर भी वहां पर बीजेपी बढ़त नहीं बना पाई। यहां पर महिला सम्मेलन आयोजित करवाया गया, दिया कुमारी को वहां पर भेजा, महिला सुरक्षा की बात की गई। यहां पर एससी एसटी सम्मेलन करवाया गया, अर्जुन मेघवाल जी को वहां पर भेजा गया। यहां पर रोड शो हुआ, सीपी जोशी जी और बिजेंद्र सिंह शेखावत ने रोड शो किया। तमाम सारे प्रयोग बेअसर रहे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। एक और बड़ा फैक्टर वसुंधरा राजे फैक्टर यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर रहा। हमें नहीं पता कि वसुंधरा राजे खुद वहां प्रचार करने नहीं गई या उनको पार्टी ने नहीं भेजा, लेकिन जो वहां की सांसद निहालचंद मेघवाल, वो राजे के नजदीक हैं और एससी वर्ग से आते हैं, और करणपुर में एससी मतदाता सबसे ज्यादा है, तो वो सक्रिय भी नहीं रहे। ऐसा भी बताया जाता है कि वो सक्रिय नहीं थे। तो ये इस तरह के फैक्टर हैं जिन पर बीजेपी को सोचने की आवश्यकता है। गंगानगर सीट फिलहाल बीजेपी के लिए सेफ सीट अब नहीं रह गई है। जरूर आपका फैक्टर यहां पर है, लेकिन ये जो पृथ्वी सिंह जो तीसरे नंबर पर यहां थे और वो आपके प्रत्याशी थे, वो भी बीजेपी का टिकट मांग रहे थे। और 2018 के चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी ने इन्हीं को पराजित किया था 28,000 के वोटों से। बीजेपी के प्रत्याशी तो तीसरे नंबर पर रहे थे, टीटी तो एक ये बड़ा फैक्टर भी है। और हो सकता है कि जब सीट शेयरिंग की बात हो तो आप पार्टी गंगानगर पर भी अपना कोई दावा पेश कर सकती है, जरूर, क्योंकि गंगानगर पंजाब हरियाणा से सटा हुआ है। तो ये तमाम बातें हैं, बीजेपी को निश्चित रूप से यहां पर ये एक सोचने की बात है और उसको अपनी रणनीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता तो है। सुनील जी आप क्या कहेंगे, इसका क्या लार्जर इंपैक्ट आप क्या देखते हैं? देखो, लार्जर इंपैक्ट तो कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आदित्य योगीनाथ, आपने देखा होगा कि लोकसभा जहां से खाली की थी वहां हार गए थे, 2 सीटें बड़ी थी उप मुख्यमंत्री की। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कार्यकर्ता एक संदेश देने का प्रयास करते हैं। और जो आपके स्थानीय रिपोर्टर ने जो बातें कही, 100% में उन बात से सहमत हूं कि इस बात की मेरे पास भी रिपोर्ट है और ये हमारे साथी भी कह रहे थे, तमाम बूथ के लोग उस विधानसभा के इस बात से नाराज थे कि उनके स्थानीय नेताओं के संपर्क में वहां का प्रदेश नेतृत्व तो नहीं था, उनको नेग्लेक्ट बार बार किया जा रहा था। क्या सहानुभूति की बात पहली बार नहीं थी? ये सब लोग जानते हैं कि सहानुभूति पर वोट मिलता है, उसी हिसाब से रणनीति बनानी पड़ती है। ये नहीं पता था कि बॉर्डर का चित्र, सबको पता था, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये बूथ वाइज समीक्षा करेंगे, मेरे पास तो इस बात की भी सूचना है, ये आपके स्थानीय रिपोर्टर कहेंगे कई बूथों पर तो बस्ते भी नहीं लगे। मतलब ऐसी स्थिति कि सरकार आने के बाद जब उत्साह आ जाता है, जब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ऐसी स्थिति में यदि बूथों पर बस्ते न लगे, बूथ के जो लोग हैं जहां कहते हैं हमारे पास पन्ना प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, पन्ना समिति है, या उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो प्रदेश का वहां का नेतृत्व है, और मैं नाम खुल के ले रहा हूं, मैं इसके लिए चर्चित भी हूं, मैं इस बात से डरता नहीं। लेकिन सुनील जी माफी चाहता हूं, क्या कोई वसुंधरा फैक्टर भी यहां काम किया है खिलाफ में बीजेपी के? कोई वसुंधरा फैक्टर काम नहीं कर रहा है। निश्चित तौर से मैं स्पष्ट कह सकता हूं, केवल 3 सीपी जोशी साहब, चंद्रशेखर और निम्मा राम जी,
यदि इनकी आप समीक्षा कराएंगे और अपने रिपोर्टर से पूछेंगे तो स्थानीय नेतृत्व तो इनसे नाखुश था, मिल नहीं पा रहा था। तमाम ऐसे वहां मुद्दे थे जिनका समाधान इन 3 लोग नहीं कर पा रहे थे। कभी बहाना बना रहे थे हम दिल्ली में हैं, कभी बहाना बना रहे थे हम जयपुर से बाहर हैं, लेकिन सब लोग देख रहे थे आप कहां हैं। उनके ड्राइवर से फोन किए जा रहे थे, उनके जो ऑफिस के इंचार्ज होते हैं उन लोगों से फोन करके लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे। लगातार कोई संपर्क नहीं था। तो जब ऐसा नेतृत्व विहीन हो जाए कोई विधानसभा चुनाव जहां कोई सुनने वाला नहीं हो, तो ये नतीजे तो आने ही थे। इसमें कोई आपने अंदर की बात बता दी। मुबारिक का बार बार जिक्र हुआ, मुबारिक आपका बार बार जिक्र किया है सुनील जी ने, क्या ये एक वेकअप कॉल है बीजेपी के लिए? देखिए बाबा, ये एक बात जरूर है कि जब सत्ता में कांग्रेस 18 से 23 तक रही, उस दौरान जहां तक मुझे याद है करीब 8 उपचुनाव हुए और उसमें से करीब 7 चुनाव कांग्रेस ने जीते। तो ऐसे में बीजेपी सत्ता में आती है, 115 सीटें लाती है और उसके बावजूद उन दिनों जब ये चुनाव चल रहे थे उस दौरान प्रधानमंत्री का दौरा रहता है, बीजेपी के जो केंद्रीय बड़े नेता उनका दौरा यहाँ रहता है, तमाम वो लोग यहाँ रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। पूरी तरीके से जयपुर को एक तरीके से हम कह सकते हैं शक्ति का केंद्र बनाया गया, भाजपा कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगातार रही। तो ये एक तरफ देखा जाए तो सरकार के भले ही पक्ष में रहा हो, लेकिन करणपुर के जरूर ये कि नेगेटिव चला गया, वहां के कार्यकर्ताओं में मैसेज ठीक से नहीं पहुंच पाया, क्योंकि पूरी तरीके से जो तमाम जो शक्ति के केंद्र बने हुए थे वो लोग वहां नहीं पहुंच पाए और कांग्रेस ने इसी का फायदा उठाया और वहां घर घर तक कांग्रेस पहुंची। जी मुबारक। नीरज, समय कम है। एक बात जो सुनील कौशिक जी ने कही है, उसने साफ साफ कह दिया कि बड़े लीडर जो है वो कम्युनिकेशन से गायब हो गए। क्या उन्होंने फिक्स कर दिया नए मुख्यमंत्री को? क्योंकि आपने कहीं से एक नए को मुख्यमंत्री बना दिया था। बाबा, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी जो है, हालांकि उसको अनुशासन की पार्टी कहा जाता है और ये कहा जाता है जो केंद्रीय दिशा निर्देश आएंगे उसको फॉलो किया जाएगा। इस चुनाव में भी भरसक बीजेपी ने प्रयास तो अपनी तरफ से किया, लेकिन जो पुराना वहां पर जो बीजेपी का काडर था जो खड़ा हुआ था, यदि उसकी इस तरह से अनदेखी होगी तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव रिजल्ट जो है वो जा सकता है, या फिर असक्रियता यानी कि न्यूट्रल हो जाना या काम में नहीं लगना, ये भी एक बड़ा कारण जो है हार का हो सकता है। तो इन चीजों की भी समीक्षा पार्टी लेवल पर जरूर होनी चाहिए और पार्टी कर भी रही होगी। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है इसकी हम समीक्षा करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखें तो एक सीट जो है ये प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी और इससे मैसेज जो है पूरे राजस्थान के अंदर चला गया है और इसी को लेकर के अब केंद्रीय जो आला कमान है बीजेपी की, उसने भी जानकारी मिल रही है, पूरी रिपोर्ट मांगी है। हार के कारणों पर मंथन भी होगा और पूरी रिपोर्ट भी जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। जरूर। तो निश्चित रूप से ये एक हार जो है निश्चित रूप से देखते हैं, इस पर मंथन होना चाहिए। हेमंत जी आपका, सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नीरज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया। आज के मुद्दा में मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।